जय हिंद देश के निर्माताओं। चलिए आज कंटिन्यू करते हैं जुडिशरी का एक अलग एलिमेंट, दैट इज अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन। पिछली प्रेजेंटेशन में हमने ये बात की थी कि इसकी आइडियोलॉजी क्या है। तो उसमें हमने ये चीज़ देखी थी कि कैसे जुडिशरी के ऊपर ज़्यादा बर्डन होने के कारण जो जस्टिस डिलीवरी सिस्टम है वो स्लो हो जाता है। तो यहाँ पे एडीआर उस चीज़ का एक सोल्यूशन बनकर सामने आ रहा है। इस सोल्यूशन में आपको ये समझना पड़ेगा कि इसकी फर्स्ट ऑफ ऑल प्रोविजंस क्या दी हुई हैं हमारे पास, कहाँ पे प्रोविजंस हैं, किस तरह का स्टैट्यूट हमारे पास मौजूद है। तो इसकी जो प्रोविजंस या इसका जो इनिशिएशन है वो कहाँ से आ रहा है सर? वो आ रहा है आर्टिकल नंबर 51 से। किसका आर्टिकल नंबर 51? दैट इज कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का। इसमें आपको यह पता लगता है कि किस तरह कॉन्स्टिट्यूशन के फ्रेमर्स अपने विचार रखते हैं कि वो आने वाले भारत में वेलफेयर स्टेट एस्टेब्लिश करते हैं और जो जस्टिस डिलीवरी सिस्टम है वो इस तरीके से सामने आई। मतलब कहने का ये है इन सिंपल लैंग्वेज, दैट इज किस तरह हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के फ्रेमर्स ये सोचकर संविधान की रचना करते हैं कि कैसे एक अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन सिस्टम तैयार होगा जो किस चीज़ों के ऊपर आधारित होगा? आर्बिट्रेशन के ऊपर, मीडिएशन के ऊपर, कॉन्सिलिएशन के ऊपर, ताकि जस्टिस डिलीवर जो हो वो अच्छी क्वालिटी का हो, टाइमली मैनर से हो और म्यूचुअल अग्रीमेंट से। लेट अस बिगिन। तो यहां से जो हमारी चीज़ निकल के सामने आती है, दैट इज उस दिन हमने जो एक्ट किया था, आर्बिट्रेशन एंड कॉन्सिलिएशन एक्ट ऑफ 1996। यहाँ से ये प्रोविजंस उभर के सामने आती हैं। क्या सिर्फ यही प्रोविजंस है? जी नहीं, इसके साथ साथ ही बहुत सारी अलग अलग प्रोविजंस हैं। तो इसमें आप नालसा को भी देखेंगे, इसमें आप फैमिली कोर्ट्स को भी देखेंगे और बहुत कुछ हम यहाँ पे देखने की कोशिश करेंगे। तो मूविंग ऑन, इसमें सबसे पहले आपको यह समझना पड़ेगा आर्बिट्रेशन मीडिएशन, इन दोनों को हम थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। तो आर्बिट्रेशन को समझते हैं। सबसे पहले यहां पे आपको यह समझना पड़ेगा कि अगर कोई दो पार्टीज हैं वो ये आपस में डिसाइड कर लें कि हम फॉर्मल कोर्ट सिस्टम के मुकाबले हम दूसरी चीज म्यूचुअल अग्रीमेंट या इस तरह का कुछ हम उसको प्रायोरिटाइज करेंगे, तो यहां पे ये आर्बिट्रेशन अपना लेंगे। तो पार्टीज का जो होता है वो म्यूचुअल अग्रीमेंट से आर्बिट्रेशन होती है। सेकंड, इसमें कोई भी फॉर्मल कोर्ट नहीं होता। तीसरी चीज, इसकी जो डिक्री आती है दैट इज इट इज बाइंडिंग ऑन बोथ पार्टीज। तो दिस प्रोसेस इज वेरी सिंपल। लेट अस टेक एन एग्जांपल। तो पार्टीज, लेट अस से कि दो पार्टीज हैं, उनके आपसी कोई विवाद है, सिविल विवाद है, कुछ ज़मीन का विवाद है या फिर उसके अलावा कुछ भी इस तरह का एक सिविल मैटर है, नॉट क्रिमिनल मैटर। तो दोनों पार्टीज क्या करती हैं? वो कहती हैं कि चलो ऐसे करते हैं, हम एक कोर्ट में नहीं जाएंगे पर उसकी बजाय हम एक इस तरह का अरेंजमेंट कर लेंगे जिसके साथ हमारा तीसरा आदमी जो कि जिसको आर्बिट्रेटर कहते हैं वो हमारा केस सुने और खुद फैसला करे।
एक्सक्यूज मी, तो यहाँ पे फॉर्मल कोर्ट्स में वो नहीं जाएंगे। क्लियर? तो वहाँ पे ऐसा नहीं है कि वहाँ पे सारा जज साहब बैठे होंगे और वकील जो एडवोकेट हैं वो आपस में क्रॉस करेंगे या बयानबाजी होगी, वैसा कुछ नहीं होगा। वो प्यार से एक कमरे में बैठेंगे, एक आदमी जो दोनों को मान्य होगा वो सामने बैठेगा और आपस में वो जो भी मुद्दा है उसको अच्छे से एनालिटिकली एनालाइज करेंगे और जो आर्बिट्रेटर होंगे वो उसका फैसला सुनाएंगे। अब जो ये फैसला होगा वो दोनों को मान्य होगा। तो यहाँ पे आप इसको सीधे तरीके से ही जोड़ सकते हो, जो आर्बिट्रेटर हैं वो दोनों को मान्य हैं, ठीक है, तो इसके हिसाब से जो फैसला होगा वो भी मान्य ही होना चाहिए। मूविंग ऑन, दूसरी चीज यहां पे उभर कर सामने आती है, मीडिएशन क्या चीज है। तो सर मीडिएशन इज ए मोर ऑफ फॉर्मल वे, इट इज नॉट एज इनफॉर्मल एज दिस आर्बिट्रेशन इज। कहने का मतलब ये है कि इसमें कोर्ट जो हैं वो एक्टिव होते हैं। एक्टिव कोर्ट होंगे उसका मतलब क्या है? पहली चीज, जो मीडिएटर होंगे उनको कोर्ट ही एस्टैब्लिश करेंगे। दूसरी चीज, ये डिक्री नहीं देंगे। कौन डिक्री नहीं देंगे? मीडिएटर डिक्री नहीं देंगे। ये सिर्फ और सिर्फ क्या करेंगे? उस मुद्दे का एक सॉर्ट आउट प्लान तैयार करेंगे। तो इसको समझते हैं। देखिए, मीडिएशन और आर्बिट्रेशन में एक सिंपल फर्क है कि आर्बिट्रेशन हम एक परिवार की तरह से करते हैं, हालांकि मीडिएशन ऐसे नहीं होती। मीडिएशन के लिए आपको सबसे पहले कोर्ट में केस करना पड़ेगा। केस फाइल होने के बाद अगर पार्टीज ये सोचती हैं कि किसी तरह से हम इसको सॉर्ट आउट कर सकते हैं, तो कोर्ट क्या करेंगे? फॉर्मली एक मीडिएटर को अपॉइंट किया जाएगा। जब ये मीडिएटर अपॉइंट हो जाएंगे वो उसी तरह काम करेंगे जैसे आर्बिट्रेटर करते हैं, पर यहां पे कोई डिक्री दे सकते हैं मीडिएटर? जी नहीं। क्यों? क्योंकि वो कोर्ट के द्वारा अपॉइंटेड एक ऑफिशियल है। वो ऑफिशियल किसको रिपोर्ट करेगा? कोर्ट को रिपोर्ट करेगा। उस फैसले के ऊपर, उस सेटलमेंट के ऊपर जो कोर्ट हैं वो क्या करेंगे? अपनी डिक्री देंगे। सिंपल एज दैट। तो दिस इज अ फॉर्मल स्ट्रक्चर, दिस इज not so formal structure, yet the decree is binding on both parties, while this decree is given by the court itself. So this is the main difference. तो अगर आपके कभी दिमाग में आती है चीज कि कोई भी वाद विवाद आपके सामने आए और आप उसको आउट ऑफ द कोर्ट सॉर्ट आउट करने की कोशिश करें, तो आपको यह तरीका अपनाना चाहिए। किसका? एडीआर का। While on the other hand, if you are in court and you have filed the case, then you should go for this. I hope it is clear. Moving on, एक चीज यहां पे और उभर के आती है सामने, वो होती है conciliation is sort of a mediation. कैसे mediation है? देखिए, यहां पे जो एक चीज आती है सामने, जो भी इनके कॉन्सिलिएटर होंगे वो ना तो डिक्री देंगे जैसे कि मीडिएशन में होता है, डिक्री नहीं मिलेगी। क्लियर? और दूसरी चीज यहां पे आपको एक सेटलमेंट प्लान मिलता है। ये भी एक मीडिएशन वाला ही एट्रीब्यूट है। ये दोनों मीडिएशन वाली हैं। हालांकि इसमें और उसमें फर्क क्या है? तो सर इसमें फर्क बहुत ब्लैंक है, सिंपल है। क्या फर्क है कि यहां पे अगर आपके पास इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स आ जाते हैं या फिर ट्रेड यूनियन के साथ कुछ जुड़ा डिस्प्यूट सामने आता है, तो आप क्या करेंगे? आप कॉन्सिलिएशन करेंगे। और इस तरह ये एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ एडीआर है। मूविंग ऑन, यहां पे अब तक हम 3 चीजों के बारे में जान चुके हैं। एक तो है आर्बिट्रेशन, मीडिएशन और कॉन्सिलिएशन।
तो इन तीन चीज़ों के बारे में आपको अच्छे से डिफ्रेंशिएशन आनी चाहिए, इनकी कंसेप्ट क्लियरिटी अच्छे से होनी चाहिए। अगर ये सारा कुछ अच्छे से है तो हम आगे चलते हैं, जिसमें हम नई चीज़ पढ़ने की कोशिश करेंगे। उसका नाम है लीगल सर्विसेज अथॉरिटी एक्ट। लीगल सर्विसेज अथॉरिटी एक्ट, इसको आप बहुत आसानी से रिलेट कर सकते हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। इसका डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी का आर्टिकल नंबर 39। ये क्या कहता है आर्टिकल नंबर 39? इसमें सर सिंपली अगर आपको बताना हो, मैं आपको ये बताऊंगा, इसमें जो हमारा जस्टिस डिलीवरी सिस्टम है उसको आम लोगों तक पहुंचाया गया। ऐसा ना हो कि भी किसी भी कारण से, चाहे वो इकोनॉमिकल कारण है, पैसा नहीं है किसी के पास, तो उसको जस्टिस ना मिल सके। तो ये बहुत एक अहम चीज़ है। अगर पैसे नहीं हैं फिर भी जस्टिस मिलेगा। भारत की पहचान, भारतीय डेमोक्रेसी की पहचान जस्टिस डिलीवरी है। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। देखिए, इसके तहत जो आर्टिकल नंबर 39 था, इसको सब्सटेंशिएट कैसे किया गया, किस तरह आर्टिकल नंबर जो 39 था उसको हमने बनाया गया, उसको अप्लाई कैसे हुआ, उसके लिए हमारे पास एक एक्ट बन के तैयार हुआ 1987 में, जिसका नाम था लीगल सर्विसेज अथॉरिटी एक्ट। इस एक्ट के हिसाब से हमारे पास 4 संस्थाएं डेवलप हुई, एक नेशनल लेवल पे, एक स्टेट लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे एंड तालुक लेवल पे। कौन सी संस्थाएं? लीगल सर्विसेज अथॉरिटी। ये क्या करती हैं, कैसे करती हैं? इसको आप ऐसे समझिए कि किसी भी तरीके से अगर आपके पास कोई भी आदमी है, कोई इंडिविजुअल है, इनको जस्टिस दिलाने के लिए लीगल एड प्रोवाइड की जाती है। इस लीगल एड को प्रोवाइड करने के लिए आप अगर तालुक लेवल पे हैं, अगर आप तहसील लेवल पे हैं, तो आपको वहां की एक कमेटी होगी, उनको अप्रोच करना पड़ेगा। वैसे तो ऐसे है जी, इट इज़ वेरी सिंपल कि अगर आपके पास पैसे नहीं है तो आपको जस्टिस डिलीवरी वो देंगे। कैसे करेंगे, क्या होगा, वो एक अलग टॉपिक है, बहुत बड़ा टॉपिक है, उसको प्रॉपरली बताना, तो हम इसको यहाँ तक समझें। तो अभी तक हमने क्या किया, एडीआर के बारे में, आर्बिट्रेशन, मीडिएशन, कॉन्सिलिएशन, इसका पार्ट। उसके अलावा दूसरी चीज़ लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट, उसको हमने थोड़ा सा एक इंट्रोडक्टरी फेज में उसको स्टडी किया। मान लीजिए यहां पे केसेस कौन से आएंगे, क्या क्रिमिनल केस आएगा? जी नहीं, इट इज ओनली सिविल केसेस। दूसरी चीज, अगर इसकी अपील करनी हो तो अपील आप कहां करोगे? ताल्लुक की डिस्ट्रिक्ट में करोगे? जी नहीं, सीधी हाई कोर्ट में अपील होगी, और वो भी होगी आर्टिकल नंबर 226 के हिसाब से। तो अगर आपको याद हो, वी हैड डिस्कस्ड द पावर्स ऑफ हाई कोर्ट टू इशू रिट्स। High Court had superior powers with respect to Supreme Court, as it could issue writs in cases other than fundamental rights. So these come in that particular sphere of article number 226. इस तरह चीजें रिलेट करके आपको पढ़ना चाहिए। तो यहां पे एक बहुत कॉम्प्लिकेटेड और बहुत इंटीग्रेटेड जुडिशरी आपको समझने के लिए मिल रही है। अगर आपको ये चीज समझ आ रही है तो आपका सामर्थ्य चीज़ों को समझने के लिए उन्नत हो रहा है। मूविंग ऑन, आगे हम चलते हैं फैमिली कोर्ट्स। लेट अस मूव ऑन, आगे चलते हैं फैमिली कोर्ट्स पे। तो फैमिली कोर्ट्स क्या मतलब है इनका? देखिए, जो भी फैमिली रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं, केसेस हैं, इश्यूज हैं, जैसे कि आप केसेस देख रहे हैं डाइवोर्स के या इनहेरिटेंस के या कुछ और, तो इस तरह के जो भी फैमिली डिस्प्यूट्स हैं,
उनको देखने के लिए हमारे पास एक स्टैट्यूट मौजूद है, दैट इज इसके फैमिली कोर्ट्स के हिसाब से हमारे पास एक एक्ट है जो 1984 में कानून लागू हुआ, उसके हिसाब से फैमिली कोर्ट्स बनाए गए। अब फैमिली कोर्ट्स ये सारा कुछ देखेंगे, इनके ऊपर शोध करेंगे। अब इन कोर्ट्स का फायदा क्या है? देखिए सर, ऐसा होता है कि हमारा जो जुडिशरी है, अवर जुडिशरी हैज ए मल्टीफेसेड obligations for delivering justice, for delivery of justice। तो बहुत सारे कानून हैं, बहुत सारे स्टैट्यूट्स हैं, लॉज हैं, जिनको देखकर अलग अलग फील्ड्स ऑफ ऑपरेशन तैयार होते हैं, फैमिली, कॉरपोरेट, कंपनी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो हमने क्या किया, हमारे देश के कानून ने क्या किया, पार्लियामेंट ने क्या किया, अलग से एक फैमिली कोर्ट डिवीजन बन के तैयार करवा दी गई। अब इसका फायदा क्या है? ये स्पेशलाइज्ड डिवीजन है जो क्या करती है, फैमिली डिस्प्यूट्स को हैंडल करती है। बहुत इनएक्सपेंसिव है, ज़्यादा पैसे नहीं खर्च होते। दूसरी बात, ये मेडिएशन को प्रेफर करती है। अब देखिए, मेडिएशन आपको समझाया था क्या, उसी हिसाब से मेडिएशन इज प्रेफर्ड। फर्दर, अगर मान लीजिए आपकी जो यहाँ पे डिक्री आ रही है, इस डिक्री से आप असंतुष्ट हैं, आपको ये ठीक नहीं लग रही, या किसी तरीके से भी आप उसकी अपील कर सकते हैं। कहाँ पे? सीधे हाई कोर्ट पे। तो यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स, तालुक कोर्ट्स, हाई कोर्ट्स। तो जो भी हायरार्की आपको बताया था मैंने, जो स्ट्रक्चर बनाया था, उसमें आप देखिए किस तरह हाई कोर्ट की जो ज्यूरिस्डिक्शन है वो कितनी महत्वपूर्ण है और वो कैसे अप्लाई होती है अलग अलग जगह। फैमिली कोर्ट्स हाई कोर्ट में अपील करेंगे। उसी तरह हमारा नालसा के द्वारा बनाया गया एक्ट हाई कोर्ट में अपील कर रहा है। तो इस तरह हाई कोर्ट बहुत महत्वपूर्ण है। यहां पे फैमिली कोर्ट्स इस तरह अपना काम करते हैं। एक चीज और है जिसको हम कहते हैं ग्राम न्यायालय। अब जो ग्राम न्यायालय हैं वो क्या करते हैं, उसके बारे में देखिए। ग्राम न्यायालय एक कंसेप्ट था जो 2008 में बनकर तैयार हुआ। इसको समझिए आप, इसकी आइडियोलॉजी समझना ज़्यादा ज़रूरी है, एप्लीकेशन इतनी कारागार ना हो पाई। न्यायालय, अब ये क्या था, 2008 में एक कंसेप्ट तैयार होकर सामने आया जिसमें मोबाइल कोर्ट्स बनाए गए। मोबाइल कोर्ट्स अगर आप समझते हो तो फर्स्ट क्लास जो मजिस्ट्रेट थे वो क्या करते थे, गाड़ी में बैठते थे और गांव में चले जाते थे। पंचायत के साथ वो बैठकर जो लोगों के मसले थे, मतलब मसले वैसे नहीं जो सिविल सूट्स थे, उनको सुनकर और उनको निपटारा करने के लिए अपना टाइम निकालते थे। सेटलमेंट ऑफ सिविल डिस्प्यूट्स एट कौन सा लेवल? पंचायत लेवल। इस तरह करके कुछ ना कुछ वो करने की कोशिश करते थे। सेटलमेंट, देखिए सिविल भी होते थे और कुछ ऐसे भी केसेस थे जो क्रिमिनल थे, जैसे छोटी मोटी चोरी चिकारी वगैरह वगैरह। तो यहाँ पे स्मॉल क्रिमिनल भी थे। आप ऐसा मत सोचें कि यहाँ पे किसी को चाकू मार दिया तो पंचायत के सामने पेश हो जाएगा, तो ऐसा कुछ नहीं था। आई होप इट इज क्लियर, दिस शुड बी understood very clearly that civil and very minute criminal cases, small criminal cases, while the concepts of Gram Nyayalaya was very brilliant concept based on the actual delivery of system of delivery of justice at the grassroots level, but it could not deliver apt results। अच्छे से रिजल्ट सामने नहीं आया। बहुत सारे कारण थे। फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट्स आपके पास टाइम ही नहीं हुआ करता था। जाहिर सी बात है, हमारे जुडिशरी में जो जुडिशियल सिस्टम है वहाँ पे पहले से ही जजेस की जो गिनती है वो बहुत कम है। दूसरी चीज़, पंचायत और जो मजिस्ट्रेट थे उनके साथ उनके जो आपस में कनेक्शन होना चाहिए था वो कहीं ना कहीं वैसे ना डेवलप हो सका।
तीसरी चीज़, मुद्दे ही नहीं आए, सिविल मैटर्स पंचायत लेवल पे वैसे ही डिसाइड कर दिया जाता था थ्रू आर्बिट्रेशन। तो इस तरह करके तो कुछ कॉम्प्लिकेशंस उठ के सामने। तो यहाँ पे आज हमने काफ़ी कुछ किया, इसको आपको अच्छे से समझना बहुत ज़रूरी है। अगर आप हमारी जुडिशरी की जो जस्टिस डिलीवरी सिस्टम देखना चाहते हैं तो ये जो चीज़ें हैं ये आपकी समझ में इजाफा करेंगी। आपको पता लगेगा कि किस तरह हमारे यहाँ की जो गवर्नेंस है, किस चीज़ की गवर्नेंस, जो जुडिशरी की गवर्नेंस है, वो कैसे काम करती है। तो यहाँ पे हम इस प्रेजेंटेशन को स्टॉप करते हैं और फिर से मिलेंगे अगली प्रेजेंटेशन में। थैंक यू।